CAPFAC 2023 Mission 250 plus. Today we will see day number 30. So regularly you should watch these videos, and both in paper 1 as well as paper 2 it will be helpful. पेपर 2 बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखो, या इनफैक्ट जब से मैं गाइड कर रहा हूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम आ रहे हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मैं ही कहूंगा। लॉट ऑफ जो भी पीपल हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं, जो एग्जाम को प्रॉपर समझ रहे हैं, जो डेडिकेटेड दे रहे हैं, जो भी मेंटर और टीचर जो भी इस पर एनर्जी लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस लेवल तक पहुंचेंगे और वहां आपको वो हेल्प मिलता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स became union territory before becoming, ठीक है, becoming a full-fledged state। तो इसमें से कौन से दो राज्य, इसमें से कौन से हैं जो पहले राज्य बनने के पहले यूनियन टेरिटरी बने? तो आसाम नहीं होगा, क्योंकि आसाम जो है ये आपके बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से ही आसाम एक अपने आप में स्टेट है, तो आसाम को यूनियन टेरिटरी नहीं बना। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश जो पंजाब हरियाणा, पंजाब पहले एक पार्ट था, इनफैक्ट पंजाब दो पार्ट में बटा, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट पंजाब इंडिया में रहा। फिर पंजाब जो इंडियन पंजाब था वो डिवाइड हुआ तीन पार्ट में। तो वो डिवाइड जो हुआ, एक पंजाब जो रिमेनिंग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को इनिशियली यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर को भी जो है 1956 में शायद वो बनाया गया आपको यूनियन टेरिटरी, फिर आपका 1972 में इसको फुल फ्लेज स्टेट्स बना दिया गया। लेकिन मेघालय जो है फुल फ्लेज स्टेट्स 1972 में बना। तो वो 2, 3, 4 जो है वो उन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि मणिपुर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो यू शुड नो अबाउट सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following rights come under the freedom of speech and expression? freedom of speech and expression जो है वो कह रहा है कि किस आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका जो ये जो है कि कौन से राइट्स इसके अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 19 देखोगे कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड ये है। तो ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो ये आता है जैसे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा हम कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल होते हैं ना कि जैसे जो निखार जाएगा नहीं आएगा, या जो भी है फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली और व्हाटसोएवर जो भी है, तो ये आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट करने का आपके पास फ्रीडम है, और वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम बता सके कि हमारा प्रोडक्ट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यस ये भी आपका राइट टू स्पीच है कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी से बात करें और हमारा टेलीफोन टैप हो जा रहा, तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे ना, तो ये भी राइट है। लेकिन एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखो कि हर चीज में, इसमें भी एक्सेप्शन आपके हैं, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें भी रीजनेबल एक्सेप्शन है, रिस्ट्रिक्शंस है। यदि आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो या कुछ चीजें, तो फॉर टाइम बीइंग सम टाइम आपके फोन टैप पे रखे जाते हैं, यदि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेंजर है। आप गलत तरीके से कुछ लोग करते हैं वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन अदरवाइज ये भी है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ रखे हुए हैं ये आप पूछोगे, बट इन जनरल जो है पीपल के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में जानना आपका राइट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइट्स के संबंध में कह रहा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के संबंध में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1963 बट केम इनटू फोर्स इन 1975 एंड इंडिया बिकेम इट्स 25th पार्टी इन 1967। अब देखा जाए तो इसमें 3 पॉइंट्स है, तो ये सब आपको हेल्प करते हैं, ये सब जो है एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आपके हैं। अब क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना ये बहुत आसान होता है। इसको पता चला कि एक भी इसमें चेंज कर दे तो आपके लिए बनाना बहुत मुश्किल होगा, और इनफैक्ट ऐसे आप नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑल आर करेक्ट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, द साइट सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, यस ये भी सही है स्टेटमेंट है। थर्ड, इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, यस ये भी सही है। It ensures that international trade of wild animals and plants does not threaten their survival, ये भी सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल आपके पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट आपका करा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल सेफ्टी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। और इसका ये लक्ष्य है कि जो इंडस्ट्री है, जो भी वर्किंग प्लेसेस है, वहाँ लेबरर का, वहाँ जो वर्कर हैं, वहाँ जो मजदूर हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर रखा जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट वाज फाउंड इन यानी सेटअप इन 1960, नो, ये 1966 में ये सेटअप किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट बी ही हमारा आंसर हो गया। इट इज अ नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडी एक्टिंग एट नेशनल लेवल इन इंडिया, सही है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, ये भी सही है। तो बी इसका गलत आंसर है, मतलब बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements regarding Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC is are correct? It is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian country. तो साउथ एशियन मतलब सब मिला करके, ठीक है। अब 7 साउथ एशियन नहीं, 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन मिला करके। अब इसमें जो साउथ एशिया के कंट्री कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये 5 जो हो गए साउथ एशियन कंट्री हो गए। और जो 2 आपके हैं म्यांमार एंड थाईलैंड, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लीडरशिप इज रोटेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कंट्रीज नेम, सही है। इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन ढाका, बांग्लादेश, सही है। डिफेंस सेक्टर इज नोट इन द प्रायोरिटी लिस्ट अमंग मेंबर, ये सही है। देखो जो बे ऑफ बंगाल ये कह रहा कि मल्टी सेक्टोरल, सो आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बिम्स्टेक है। तो इसके संबंध में आपका ये कह रहा, तो ये इसमें से डिफेंस प्रायोरिटी नहीं है, जो आपका टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये महत्वपूर्ण है। तो ये ऑल 4 आर करेक्ट है, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कह रहा कि कौन से स्टेटमेंट सही है। कह रहा फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट guaranteed by the constitution can be enforced under article 32, no, all constitutional rights are not enforceable under article 32। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वही किए जाएंगे, तो नॉन फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव, नो। जो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ यहीं जा सकते हैं, नहीं। ओरिजिनल का मतलब है कि आप डायरेक्टली कोई भी यदि ओरिजिनल है यदि, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो दोनों ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव में आपको डिफरेंस समझना है। जैसे 2 स्टेट के बीच विवाद है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल इज करेक्ट। इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में कहा कौन सा करेक्ट है? इट इज अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, नो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग इन नेचर, नो, ये रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेटरी है, तो रिकमेंडेड, तो ये भी गलत हो गया। इट इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, नो, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दस्तलीक इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 नेशंस। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के ये मध्य में ये होता है। और ये जो इस बार जो है वो 4th एडिशन है। 2023 में जो हुआ था, फेब 2023 में, तो आपका पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश, ये सॉरी उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यूके में हुआ था। और ये कौन सा था? 4th एडिशन था। तो 4th एडिशन, फर्स्ट एडिशन 2019 में ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ये 4th एडिशन है, फर्स्ट आपका उज्बेकिस्तान में 2019 में हुआ था। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, आज पर ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, लेबर मार्केट रेजिलियंस इज हाईएस्ट इन विच रीजन। रेजिलियंस का मतलब होता है कोई भी चीज रेजिलियंस है, इसका मतलब है कि आप टिके हुए रहते हो। जैसे हम ये कहते हैं ना कि इनका रेजिलियंस प्रिपरेशन में अच्छा है, इसका मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ सेटबैक या जो भी है फेलियर या उन चीजों के संबंध में फेल और ये सब होते हैं, उसके बाद भी डटे रहते हैं, उसके बाद भी लगे हुए रहते हैं, तो वो रेजिलियंस होता है। तो रेजिलियंस जो है हाईएस्ट कहाँ है? तो ये रेजिलियंस जो है हाईएस्ट इसमें है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि यदि स्लो डाउन या रिसेशन या उस टाइप की चीजें आती है, उसके बाद भी ये अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं।
तो ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें, consider the following statement with reference to fundamental rights. Kara, they can be suspended during the operation of national emergency except the right guaranteed under Article 21 and 22. करा कि इमरजेंसी जब लगता है आपका इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी आपके डिफरेंट कंडीशंस पे लग सकते हैं, आइदर इंटरनल डिस्टरबेंसेस या इंटरनेट डिस्टरबेंसेस को आर्म्ड रिवेलियन के में कन्वर्ट कर दिया गया है, या एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन देश का बहुत खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लगाया जाता है। यदि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो जो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, 22 नहीं, 20 एंड 21, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। कह रहा किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आपको कर्टेल किया जा सकता है। मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं आई, लेकिन मार्शल लॉ यदि देखा जाए तो 34 आर्टिकल 34 में उसके बारे में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है, इजरायली एरोस्पेस इंस्टीट्यूट, सॉरी, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है IAI signed MOU memorandum of understanding with which Indian organization to form a joint venture related to armed forces। तो ये किसके साथ ये किए, तो ये बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है, तो इसका सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट 1, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशन। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है तो वो आपके ओशन में, बहुत सारा ओशन एक बहुत बड़ा एरिया है, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है कि अदर जो स्पीसीज हैं कुछ इनको यूज करते हैं, अदर प्लांट्स एंड अदर थिंग्स जो हैं, तो फॉर फाइटोप्लैंक्टन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन ओशन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, अल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर बायोम। तो ये भी आपका अलगी एक तरह से काई जैसा चीजें जो देखते हो, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों एक्सप्लेनेशन सेकंड नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इन तीनों में होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका ये इसमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तो है ही है, राइबोसोम में नहीं होता है, तो ए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन के ऊपर विचार करिए। फर्स्ट इसमें है कि नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 103 में, आर्टिकल 113 में, 113 में ये मेंशन्ड है कि कोई भी ग्रांट जो है, एक्चुअली ग्रांट जो क्या है, पार्लियामेंट वो ग्रांट करेगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन उसको एज ए बिल के फॉर्म में एज ए वो दिया जाएगा, वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट का रहा, द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नो, रिकमेंडेटरी इन नेचर है, ये आर्टिकल 143 में ये मेंशन है, तो ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज और हैव ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखो मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा बोथ है। मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का मतलब वो होता है, एक्चुअली जो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेल्युलर हैं, यानी सिंगल सेलुलर हैं, एक कोशिकीय है, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर क्या है, मोनेरा ऐसा ये सो जीव कह सकते हो, एक्चुअल में ये इन लोग जो है इनका एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न तो डिस्टिंक्ट बॉडी मेम्ब्रेन और एक्सेट्रा डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं, तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, लेकिन
इसमें देखा जाए तो ना तो ये प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, ना एनिमल के कैटेगरी में, ना फंजाई के कैटेगरी में, और ये आपके यूनिसेल्युलर होते हैं। तो सी आपका ये करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2 ईयर्स पर होता है, तो इस ईयर का जो है लास्ट में आपका आएगा। तो एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो इसमें हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का है। सेकेंड नंबर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आपका सेकेंड पोजीशन में है। और जो छत्तीसगढ़ है वो तीसरे पोजीशन पे, ओडिशा है आपका चौथे पोजीशन पे। और तो यानी कि छत्तीसगढ़ आपका तीसरा पोजीशन पे, ओडिशा आपका चौथा पोजीशन पे। तो ये ऑर्डर में भी कह सकता है आपका 1 2 3 4 ये आपका हो गया। तो एमपी 1 फर्स्ट पोजीशन पे, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पे, छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पे, ओडिशा फोर्थ पोजीशन पे, और फिफ्थ पोजीशन पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अब इसको यदि परसेंटेज वाइज में कहा जाए तो आपका आंसर भी हो गया। परसेंटेज वाइज में कहा जाए तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्या है, ये आपका मिजोरम में है। तो मिजोरम फर्स्ट है, मिजोरम 1 है, और अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में भी सेकंड है और टोटल में भी सेकंड है। तो ये दो में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें 3 में क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, फोर्थ में मणिपुर, और फिफ्थ में नागालैंड। तो ये भी आपको जानना चाहिए, ऑर्डर में भी सब टाइम पूछा जा सकता है। तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इसरो। इसरो अभी चर्चा में है क्योंकि चंद्रयान 3 अभी जो है लॉन्च किया गया, तो ये आपका इसरो चर्चा में। तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज यस सोमनाथ। यस सोमनाथ जो है अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वॉज डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इसरो वॉज एस्टेब्लिश इन 1963, नो 1969 में ये स्टेब्लिश हुआ प्रेजेंट फॉर्म में। इसके पहले जो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये था। तो नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसको बोलते थे, नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और ये 1962 में बना। तो 1962 से ये विक्रम साराभाई करीब 1972, यानी कि तो ये लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी जो दुनिया में देखा जाए तो 12,000 प्लस यानी 12,705 प्लस जो है न्यूक्लियर आर्सेनल है। अब एग्जैक्ट न्यूक्लियर आर्सेनल का एग्जैक्ट कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो एस्टिमेट्स ये है, जैसे फॉर एग्जांपल सिपरी रिपोर्ट वगैरह आता है, और डिफरेंट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रेडिक्ट करते हैं, उसके अनुसार जो है 12,705 न्यूक्लियर आर्सेनल हैं। तो ये 2013 से इनफैक्ट देखोगे कि 1945 में इटसेल्फ दो जापान के दो शहर में, नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी, पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 6 अगस्त को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया। तो जब बॉम्ब गिराया गया तो उसके जो हमने कंसिक्वेंसेस देखे वो बहुत बुरे थे। तो हमने ये करने की कोशिश की कि जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक संभव हो सके, तो हम न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करें, और उसमें टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये 1946 से ही ये प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया, और ये होना कब होगा या नहीं होगा इसमें नहीं कर सकते हैं। तो 2013 से हम एवरी ईयर सितंबर 26 को जो है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये सही है। He draws his regular salary in his capacity as the vice president of India, not as an ex officio chairman of Rajya Sabha। एक्चुअली उल्टा है। अब जहां भी देखोगे तो नॉर्मल जो कॉमन पार्लेंस में होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी ये है, लेकिन पर्सन तो सेम ही है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी वही है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी वही है। लेकिन उनको जो वेतन मिलता है, एक्चुअली काम ये मेनली क्या करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन है आप, वो चेयरपर्सन है, चेयर है कर रहे हैं, उसी के लिए आपको सैलरी दिया जाता है। तो मेनली काम आप उसको करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का काम जनरली बहुत लिमिटेड है वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में। यदि प्रेसिडेंट नहीं है या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तब वाइस प्रेसिडेंट का रोल एज ए प्रेसिडेंट के फॉर्म में आप करते हैं। लेकिन आज से जो नॉर्मली है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, उसी कैपेसिटी में उसी हैसियत से आपको सैलरी मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा।
Question number 20. According to United Nations report, which one of the following country has the highest number of living indigenous language in the world? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के जीवित स्वदेशी भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो देखो, जो अब लगेगा इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया का लेकिन 4th पोजीशन है। पापा न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी जो भी बोलोगे, पापुआ न्यू गिनी जो है वो उसका क्या है, उसका 1st पोजीशन है। तो पापुआ न्यू गिनी का 1st पोजीशन है। तो इसमें 840 जो है इंडिजिनस लैंग्वेज है, लिविंग लैंग्वेज। 2nd नंबर पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आपका 2nd नंबर पे है, और नाइजीरिया आपको 3rd नंबर पे है। इंडिया आपका 4th नंबर पे है, 456 लैंग्वेज। 5th पे आपका यूएसए है, 6th पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7th पे चाइना है, 8th पे मैक्सिको है, और ये आपका जो कैमरून जो है 9th पे है, और ब्राजील आपके 10th में है। तो आप 4th तक तो जानो, क्योंकि इंडिया 4th पे है। तो 1st आपका पापुआ न्यू गिनी, 2nd इंडोनेशिया, 3rd आपका नाइजीरिया, 4th आपका इंडिया, और 5th आपका यूएसए। तो इसमें भी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो हम मैथ क्वांट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैथ वाला इसमें से क्वेश्चन आपका जो है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक टैंक है। तो एक टैंक का क्या है कैपेसिटी, तो ये आप तो टैंक है 8 पाइप, 8 पाइप हैं। तो उस 8 पाइप में कुछ पाइप का क्या काम है, कुछ पाइप का काम है कि पानी को अंदर करना, और कुछ पाइप का काम है पानी को बाहर करना। ठीक है, तो कह रहा कि टैंक एंड रेस्ट एम्प्टी। तो कुछ है जो मान के चलो कि उसको भरेंगे, और कुछ खाली करेंगे। ईच इनलेट पाइप फिल्स द टैंक इन 8 आवर्स। प्रत्येक जो इनलेट है वो 8 घंटा में वो भर देगा। वाइल ईच यानी कि प्रत्येक एक को हम सिर्फ खोल करके, मान के चलो इनलेट वाला एक को खोल के रखें और आउटर वाला सबको बंद रखें, तो हमारा 8 घंटे में बंद हो जाएगा। लेकिन एक आउटलेट को सिर्फ खुला रखें और इनलेट नहीं चले, तो 6 घंटे में वो एम्प्टी कर देगा। इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन when the tank is full, it takes 6 hours to drain the tank. How many pipes are inlet? अब ये देखो, एक ये 8 घंटे में करता है, और टोटल 8 पाइप है, और 6 घंटे, देखो 8 घंटे में फुल करता है और 6 घंटे में ये एम्प्टी करता है। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 48 होता है। तो सिंपल ये लेने की कोशिश करो। तो जब मान के चलो ना कि 40, ये इसको ये मान लो कि 48 लीटर है, थोड़ी देर के लिए मान लो 48 लीटर है। तो देखो 8 पाइप है, और ईच इनलेट पाइप फिल्स द टैंक इन 8 आवर्स। इसका मतलब है एक इनलेट वाला का जो कैपेसिटी है 1 आवर में, 1 आवर में इनलेट का कैपेसिटी कितना है, 8 लीटर, सॉरी 6 लीटर का है, और आउटलेट वाला का कैपेसिटी क्या है, 8 लीटर है, 8 लीटर है। अब इनिशियली क्या है, पाइप जो है वो आपका ये भरा हुआ है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो देखो मान के चलो कि n नंबर जो है इनलेट है, और जो, अब इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको एक तरह से चलो ठीक है, मतलब ये मैं ये कर लो। तो n जो है इनलेट है, तो 8 माइनस n जो होगा आउटलेट होगा। अब इसको ये करो, टोटल आपका जो घंटा कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगता है। तो 8 जो है, 8 आपका जो है ये कर सकते हो, 8 जो आपका इनलेट निकलता है पूरा इम्प्टी करना है ना, तो ये आपको 8 माइनस n कर लो, ये इम्प्टी चूंकि करना है, और माइनस 6n करो क्योंकि वो भर भी रहा है, और इतना बराबर 8 आवर्स लगता है। तो इसको देखो, इसको सोल्व करो तो 64 माइनस 8n माइनस आपके 6n इक्वल टू आपके 8। तो ये 64 और माइनस 8 करोगे तो 64 माइनस 8 तो 56 हो जाता है, इक्वल टू 14n। तो यानी कि 14n बराबर क्या हो जा रहा है, ये आपका 56। तो n बराबर आपका 4, तो 4 इनलेट 4 आउटलेट, तो इनलेट हमको चाहिए तो C हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का रहा है, in how many ways can a team of 5 players be selected from 8 players so as not to include a particular player? तो ये 8 प्लेयर है, 8 प्लेयर्स हैं, और 8 प्लेयर में चुनना हमको कितना का, 5 का। लेकिन उस 5 को चुनने में हमको ध्यान रखना है कि एक ऐसा प्लेयर है कोई भी जिसको हमको चुनना नहीं है। तो इसका मतलब 7 में से ही हमको चूज करना है। तो 7 C5,
तो 7c5 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 ही होता है, 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये 3, तो 21 हो गया। तो यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि प्रियंका रिक्वायर्स 1600 फॉर हर ट्यूशन फी। प्रियंका जी को टेस्ट लिखना है या जो भी है, तो उनको चाहिए 1600। सी बोरोड 20% ऑफ द फी फ्रॉम हर ब्रदर। तो 20% 1600 का क्या हो गया, 20% 320 हो गया। तो अब बचा कितना, 1280। अब इस 1280 में से 30% जो है ये इसकी मदर ने दिया, तो इसका 30% कितना हो जाएगा आपका, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 384 हो जाएगा। ठीक है, 384। और उसमें से जो बचा, उसमें से 340 उसने अपने सेविंग से लगाया, तब कितना मनी चाहिए, तो 1600 माइनस 320 प्लस 384 प्लस 340, इसको करोगे तो 1600 माइनस आपका 1044। तो अब बच गया कितना, 556 प्रियंका जी को और जरूरत है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि फादर, पिताजी हैं, जो 5000 रुपया उनके पास है, अपने बच्चों को डिवाइड किए। दो बेटे, एक का एज 12 साल, दूसरा का एज 15 ईयर्स। एंड उनको कहा कि ऐसा है बेटा, पैसा को लगा दो सिंपल इंटरेस्ट पे 10%। जब 20 साल के हो गए तब तुम दोनों अपना पैसा निकालना अपने अपने। तो कह रहा ऑन डूइंग शो बोथ रिसीव्ड द सेम अमाउंट एट द एज ऑफ 20। व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट गिवन टू द एल्डर ब्रदर। एक चीज ध्यान रखो, छोटा बेटा 12 साल का है तो उसने ब्याज पर कितने दिन पैसा रखा, 8 साल। बड़ा बेटा 15 साल का है तो उसको ब्याज पर कितने दिन पैसे रखने पड़े, मात्र 5 ईयर्स रखना पड़ा। अब यदि इसको 8 साल रखना पड़ा तो इसको कम मिला होगा छुटुआ को, और बड़का को ज्यादा मिला होगा। तो दोनों लेकिन 20 साल में बराबर है। तो अब एक को 8 साल पर रखा, एक और, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का 10% ही है। तो इसको ये कर दो आप, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का क्या जानते हो, ये पीआरटी और बाई 100। तो अब दोनों का सम प्लस ब्याज, ये दोनों मिला करके, तो मान के चलो एक का सम यक्स है और दूसरा का 5000 माइनस यक्स। तो मान के चलो एक का जो है यक्स मान लो, बड़े बेटे का मान के चलो कि यक्स मान लो, या छोटे का मान लो, जो भी आप एक को मान लो यक्स मान लो, बड़े का आप यक्स मान लो। तो यक्स प्लस यक्स गुने 10% और 5 ईयर्स ही बड़े का रखना है। तो ये एक्स और ये डिवाइडेड बाई 100। तो इसको 100 करोगे तो 10 से 10, ये 5, ये सॉरी 2। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 0.5x, यानी 1.5x इधर आ गया। अब बड़े वाले का ये करो कि 5000 माइनस यक्स इसको मिला, सॉरी सॉरी छोटे वाले को इसको ये मिला, और इंटू ये करोगे, ये सॉरी प्लस करोगे, और 5000 माइनस यक्स और इंटू आपका 8, इसको 8 साल ईयर रखना पड़ा, और इंटू 10% है, और डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको देखो, ये ऐसे यदि देखा जाए तो अब इसको ये फिर एक एक्स्ट्रा कर ले सकते हो, ऐसे देखा जाए तो इसमें से ये 0 कम हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 5000 माइनस एक्स। अब इसको यदि ये करते हो तो ये 50,000 बाई 10, तो ये इस तरह से ये यहाँ करोगे तो 50,000, इसको भी ये कर सकते हो, तो ये ऐसे कर लो। तो 5000 माइनस, अब ये 0.8 यक्स आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे कट गया। अब देखो ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है। अब इधर इधर तो देखो 1.5x आया था, तो इधर अब और क्या आ जाएगा आपका, 5000 माइनस यक्स, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस ये 5000, ठीक है ना। तो 5000, एक सेकेंड, और ये माइनस पॉइंट आपका 8, ठीक है। अब देखो तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये
तो ये 5000 और प्लस 5000 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका 5000 प्लस 5000, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 और ये 1.5x है, तो 1.5x है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस 1.8x हो जाएगा। तो इक्वल टू ये क्या होगा 5000 और प्लस ये 5000, ठीक है ना। तो 5000 प्लस 5000 ये आपका क्या हो गया, तो ये 10,000 आपका बन गया। तो 10,000 इसका मतलब है कि 1 पॉइंट यानी 3.3, ये x इक्वल टू 10,000। तो ये आपका, एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा कुछ जो है, ये एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा सा देखने दो, इसमें कुछ, क्योंकि ये कोई ऑप्शन में अभी आ नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओके, सॉरी, इसमें ये देखो, एक्चुअल में इसमें आप ये 5000 और ये कॉमन ले लो, 5000, सॉरी 5000 माइनस एक्स कॉमन ले लो। तो अब इधर क्या हो गया, ये आपका, ये इधर क्या हो गया, 1 बच गया, 1 और प्लस ये 0.8 बच गया। तो ये हो जाएगा 5000 और माइनस एक्स इंटू 1.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9000, ठीक है, 9000 और माइनस 1.8। तब ये, सॉरी, हाँ वही, ये मैं समझ रहा था, इसको मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, आई एम रियली सॉरी। तो ये आपका 3.3x इक्वल टू 9000 आ जाएगा। अब देखो आ जाएगा x इक्वल टू 9000 और डिवाइडेड बाई 3.3, तो ये अप्रॉक्स आपका 2727 आएगा। तो बड़े बेटे को 2727 रुपये मिला। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें से ये कह रहा है कि जो एक मिस्टर यक्स है, वो अपना सामान को क्या करता है ना, 50% बढ़ा देता है कॉस्ट प्राइस से, और ये कहता है ऐसा ना कि जो ये जो सेल कर रहा है, वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या डिस्काउंट वो दे रहा है, तो देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो ऐसे। अब देखो, मान के चलो कि 100 रुपया पर वो उसका कॉस्ट है, और कॉस्ट जो है 100 रुपया है, और बेच भी कितना पड़ रहा है, 100 रुपया पे है। लेकिन मार्क प्राइस कितना किया हुआ है, 50% एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो मार्क प्राइस 150। तो जब 150 मार्क प्राइस है, बेच कितना पड़ रहा है, 100 रुपया पर, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 50 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। और मार्क कितना है, 150, तो 50 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो 33.33% जो है वो आपका डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए। पेपर 2 में आज हम 3 ऐसे दे रहे हैं, अभी इधर पहले हम 2 टॉपिक्स देते थे, तो आज हमने 3, और जो हम ऑलरेडी और कुछ टॉपिक है हम बल्क में भी देंगे, 10 ऐसे करके दे देंगे। कुछ जो भी हम लास्ट टाइम भी हमने दिया था, तो वो काफी हेल्पफुल था, तो इस बार भी हम देंगे। तो इसमें फर्स्ट है, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज एन एसेट फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। तो देश की जो विशाल विविधता है, देश और उसके लोगों के लिए एक संपत्ति है। जो कहते हैं ना, अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता। द डाइवर्सिटी ऑफ अ नेशन, डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री इज यूजफुल। डाइवर्सिटी अच्छा होता है, डाइवर्सिटी यूजफुल है। तो ये आपका लिखना है। नेक्स्ट, पीपल मस्ट लर्न फ्रॉम सेक्रीफाइसेस ऑफ आर फ्रीडम फाइटर। जो लोग हैं उनको अपने, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सेक्रीफाइसेस से लर्न करना चाहिए, बलिदान से लर्न करना चाहिए। थर्ड नंबर है, इन द ईरा ऑफ अनसर्टेनिटी मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट बी प्रोमोटेड। जो आज मेडिकल साइंसेस में इतनी अनसर्टेनिटी, शरीर जो ये एक्चुअल में अभी फिलहाल मैं एक दिन फॉर्चुनेटली मैं 2 डॉक्टर से एक साथ अभी मिला था, वो दोनों ऑब्वियसली है रिलेशन में थे। तो मैं जा करके मिला उन दोनों से, दोनों अलग अलग स्ट्रीम में वर्क कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही बहुत सारी चीजों को डिस्कशन, तो मुझे ये क्वेश्चन टॉपिक जो है वो अचानक मुझे ध्यान आया था। तो ये जो अनिश्चितता के इस युग में मेडिकल बीमा जो है बढ़ावा, उसको बढ़ावा देना आवश्यक है। तो इनको आप लिखें। जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रैंडम में मैं दे रहा हूँ कि मैंने वो बात किया उनसे, नहीं, जो चीजें चल रही है उसके आधार पे मैंने बात किया।
कुछ भी क्वेश्चंस की रीड आउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।